हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे चैनल की वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए। आज हम करने वाले हैं थके पाँव उपन्यास के छोटे छोटे 4 पात्र हैं। 2 स्त्री पात्र हैं, 2 पुरुष पात्र हैं, तो उनका संक्षेप में चित्रण करेंगे। सुशीला एक पढ़ी लिखी लड़की है। वह अपने सास ससुर से बहुत प्रेम करती है और अपने पति की सेवा भी करती है। वह कर्तव्यनिष्ठ स्त्री है। वह जब बीए में पढ़ रही थी तब उसका विवाह, उसकी शादी मोहन से हो गई थी। तो शादी के तुरंत बाद ही मोहन के परिवार वालों ने एक घर खरीदा था 5,000 रुपयों का, और वह रुपये सुशीला के थे, उसके शगन के थे। तो इसलिए उनके जो सास और ससुर जी हैं वह उन्हें कुल लक्ष्मी मानते थे, क्योंकि उन्हीं के पैसों के द्वारा ही उन्होंने घर खरीदा था। जब उसके पति मोहन जी LLB की पढ़ाई करने के बाद वकालत उन्होंने शुरू की थी, तो वकालत का काम अच्छी तरह से ना चल पाया। तो सुशीला ने एक छोटी सी नौकरी की और अपने घर को चलाने की कोशिश की। वह घर के सभी सदस्यों से प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। यदि मोहन बीमार हो जाता है, उसे टीबी का रोग हो जाता है, तो सुशीला ही अपने घर गृहस्थी को संभाल कर रखती है और साथ साथ में उसकी बीमारी का इलाज भी करवाती है और अपने बच्चों से भी स्नेह करती है। आगे है माया। माया आधुनिक नारी का ही रूप है। शिक्षा के कारण वह प्राचीन रूढ़ियों को, प्राचीन परंपराओं को नहीं मानती। यह मोहन की बहन है। उसका रंग गोरा है और उसका जो चेहरा है वह सडोल था। वह कला प्रिय थी, कला को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और नाटक पर सक्रिय रहना पसंद करती थी, और उसे अच्छी तरह से भले बुरे व्यक्तियों की चेहरों की पहचान थी, उसका अंतर समझती थी। वह एक साहसी लड़की थी और अपनी रक्षा खुद करना भी जानती थी। एक बार यदि किसी एक लड़के ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी तो माया ने उसे चप्पल से अच्छी तरह से पीटा था। तो इस प्रकार वह बहादुर और दलेर युवती थी, साहसी लड़की थी, जिसे प्राचीन रूढ़ियाँ, प्राचीन परंपराओं, प्राचीन रीति रिवाज पसंद नहीं थी। इसलिए वह घर से भागकर अपने छोटे भाई के साथ मुंबई चली गई थी। आगे हैं पुरुष पात्र। मोहन पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। उसने LLB की थी। वह अपनी माँ पर गहरा विश्वास रखता था, लेकिन माँ की तबीयत ठीक ना रहने के कारण उसने छोटी आयु में ही शादी कर ली थी, और वह अपनी पत्नी को देखने के लिए भी नहीं गया था, क्योंकि वह अपनी माँ पर विश्वास करता था, माँ की पसंद को ही अपनी पसंद मानता था, और उसी से उन्होंने शादी कर ली थी। कुछ समय उसने LLB करने के बाद वकालत शुरू की, लेकिन वकालत का काम अच्छी तरह से ना चल पाया और उसे मजबूरी बस कोई और काम करना पड़ा। नौकरी छूट जाने पर उसे बहुत से कष्ट झेलने पड़े। कुछ बीमारी के कारण, क्योंकि उन्हें टीबी का रोग था, तो उस बीमारी के कारण भी उनकी जो घर गृहस्थी थी बड़ी कठिन परिश्रम करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से चल रही थी।
और उसकी जो पत्नी थी वह एक देवी के समान थी और उसने उसकी बीमारी का इलाज अपने एक एक जेवर बेचकर और छोटा मोटा काम करके नौकरी करके करवाया था और उसकी जान की रक्षा की थी। आगे है केशन। केशन मोहन का भाई था। केशन रातों रात में ही अमीर होना चाहता था। उसका पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान नहीं था। वह अपने माता पिता की कोई परवाह नहीं करता था और उनकी कोई बात मानता भी नहीं था। वह दिन भर घूमने का ही काम किया करता था। दोस्तों के साथ गप्पे मारते रहना, सिनेमा देखना, यह उनके काम थे। वह भाभी से रुपये लेकर मुंबई चला गया था और उसी के साथ ही जो माया है उसकी बहन थी वो भी उसी के साथ ही भाग गई थी। किशन अपने माँ का लाडला प्यारा लड़का था, क्योंकि सबसे छोटा लड़का था इसलिए वह माँ का दुलारा लाडला लड़का था। लेकिन किशन स्वार्थी था। वह यथार्थ का सहारा छोड़कर कल्पना के वातावरण में रहना ज्यादा पसंद करता था। इसीलिए उसके पिता ने के कहने पर उसने विवाह नहीं किया था। उसका मानना था कि जिंदगी को ऐसे ही जीना चाहिए। तो यह तो थे बेटा 4 छोटे छोटे पात्र। उसके आगे ना कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो पेपरों में अक्सर आ जाती हैं और हमें किसी किताब में नहीं मिलते, तो उन प्रश्नों को भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितनी और किन भागों में विभाजित किया गया है। शुक्ल जी ने 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया गया है, बांटा है, पृथक किया गया है। पहला है वीर गाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा है आधुनिक काल। आगे है, नागरी प्रचारणी सभा कांशी ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने भागों में प्रकाशित किया है। तो यह किया है 16 भागों में। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84 सिद्ध, आपको पता ही है। 9 नाथ 84 सिद्ध। नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। 4 प्रमुख रासो ग्रंथ के नाम, पृथ्वीराज रासो। रासो एक छंद भी माना जाता है, तो इस पर फिल्म भी आ रही है। पृथ्वीराज रासो फिल्म आ रही है अक्षय कुमार की, तो आप इस पर खार भी याद रख सकते हैं। पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, विसलदेव रासो, ये 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। रासो ग्रंथ बोला जाता है इन्हें। मध्यकाल की समय सीमा क्या है? मध्यकाल अर्थात भक्ति काल। इसकी समय सीमा है विक्रमी संवत 1375 से 1900 तक। और इसके 2 आगे भाग माने गए हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल है, 1375 से 1700 ईस्वी तक है, और उत्तर मध्यकाल रीति काल को कहा जाता है, यह है 1700 से लेकर 1900 तक। आदि काल की कवियों के नाम बताएं। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? ये इसमें है सरहपा, छबरपाल, लुईपा, कन्हापा, चरपटिया इत्यादि। और भी कवि हैं जिनके नाम आप याद रख सकते हैं जो आसान लगे। नवनाथ कौन से थे? नवनाथ अर्थात 9 नाथ कौन कौन से हैं? सबसे पहले मत्स्येंद्र नाथ, इसे गोरखनाथ के गुरु माना जाता है, मत्स्येंद्र नाथ। दूसरा है जालंधर नाथ, तीसरा गोरखनाथ, आगे है गहिनी नाथ, चरपटी नाथ, रेवा नाथ, भरतहरि नाथ, गोपीनाथ, लास्ट है ज्वाला नाथ। आदिकालीन गद्य रचना का उल्लेख कीजिए कि आदिकाल में गद्य रचना कौन सी थी। इसमें 3 है, राउलवेल है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, लास्ट है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर। खुसरो की पहेलियां किन्होंने और किस भाषा में लिखी? अमीर खुसरो ने लिखी और अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी में लिखी हैं। अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी में। आदिकाल के 4 ग्रंथों के नाम वही आगे, पृथ्वीराज रासो, कीरतलता, कीर्तपताका, खालिक बारी, जहाँ रासो ग्रंथ भी लिख सकते हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं है।
साधारण क्रिया विशेषण का लक्षण उदाहरण सहित लिखें। जो क्रिया विशेषण वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि मोहन कहाँ चला गया, मैं अब कुछ ना कहूंगा। क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। संयोजक क्रिया विशेषण का लक्षण उदाहरण सहित लिखें। जो क्रिया विशेषण संबंधवाचक सर्वनाम जो से बनते हैं, जो शब्द जो सो है ना, इस प्रकार जो करेगा सो बनेगा बनते हैं, उन्हें क्रिया संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। संयोजक का अर्थ होता है दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को जोड़ देना। अवधारक क्रिया विशेषण का लक्षण उदाहरण सहित लिखें। जिन शब्दों का प्रयोग क्रिया के निश्चित या सीमा निर्धारण के लिए होता है। अवधारक का अर्थ है जहाँ सीमा निर्धारण करने के लिए जिन योजक शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें अवधारक क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं उसे पहचानता तक नहीं, मैंने उसे देखा, पर जहाँ पर जो बोल्ड शब्द किए गए हैं, ब्लैक बोल्ड किए हुए हैं, वह अवधारक क्रिया विशेषण है। आपने ही भेजा था, उसे तुम कुछ ना कहना। इसमें तक, बार, ही, ना ये शब्द अवधारक क्रिया विशेषण है। आंसू काव्य का आलंबन। आलंबन का अर्थ है मूल आधार या मूल भाव क्या है। आंसू काव्य से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रसाद जी की कोई प्रेमिका थी जो उन्हें पत्नी रूप में प्राप्त नहीं हुई। कवि ने उसी की स्मृति में जिन आंसुओं को बहाया है वही आंसू काव्य में प्रकट हुआ है। इसका मूल आधार क्या है कि आंसू वह अपनी प्रेयसी से, अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वह उनकी पत्नी ना बन पाई, तो उन्होंने आंसू काव्य में उनके बारे में लिख दिया। प्रेम पथिक कविता में किसकी सुंदरता का वर्णन है, चित्रण है। प्रेम पथिक में प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इसका मूल भाव संध्या के समय चमेली की बेल पर झूमते फूलों की सुंदरता का प्रमुख वर्णन किया गया है। जूही की कली में कली और पवन से क्या अभिप्राय है। जूही की कली का अर्थ है प्रेमिका, पवन का अर्थ है प्रीतम, प्रेमी। थके पांव उपन्यास के मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्या उठाई है। इसमें लेखक ने मध्यवर्गीय समाज की आर्थिक समस्या का जिक्र किया है, उनके संघर्षों पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। साथ ही जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वह स्वार्थी हो चुकी है। अपने माता पिता की परवाह किए बिना ही वह घर परिवार छोड़कर चली जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार संयुक्त परिवार टूट जाते हैं। उनका भी संकेत यहाँ पर दिया गया है। थके पांव उपन्यास में लेखक क्या संदेश देना चाहता है। इसमें लेखक ने यह कहने का प्रयास किया है कि जो स्त्रियां विवाह होते ही अपने पति को लेकर परिवार से अलग होने की बात सोचती हैं अथवा सास ससुर की सेवा नहीं करती, उन्हें अपने पिता समान नहीं मानती, वह अपने कर्तव्य को नहीं समझती, ऐसी लड़कियों के सामने माधुरी और सुशीला जैसी जो दो नारी हैं, पात्र हैं, वे कर्तव्यनिष्ठ हैं, जिन्हें देखकर उनका मन मस्तिष्क पिघल जाता है। मोहन को कौन सी बीमारी थी, उसका इलाज किस प्रकार हुआ। उसे तपेदिक अर्थ टीबी का रोग था। उसे किसी सैनिटोरियम ले जाना बहुत जरूरी था। इस रोग का इलाज भी बहुत महंगा था। घर की जो आर्थिक दशा थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी सुशीला ने अपने सारे गहने बेचकर अपने एक छोटी सी नौकरी करके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उसका इलाज किया और स्वयं वह हड्डियों का ढांचा बन गई और मोहन को मौत के मुंह से उसे छुड़ा लिया, अर्थात टीबी का इलाज करवा दिया। माया एक आधुनिक युवती है, स्पष्ट कीजिए। माया एक आधुनिक शिक्षित नारी है। वह अपनी शिक्षा का प्रयोग भारतीय संस्कृति की उन्नति के लिए करती है। वह प्राचीन रूढ़ियों का
और उनकी मान्यताओं का खंडन करती है, उन्हें इनकार कर देती है और वह खुद अपनी रक्षा करना चाहती है और रक्षा करने में समर्थ है। यदि किसी व्यक्ति उसे राह में कुछ छेड़खानी करता है तो वह उसे जुत्तियों से उसकी पिटाई करती है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती है कि सड़क छाप मजनू को कैसे ठीक करना है। लास्ट प्रश्न है, सुशीला नौकरी क्यों करना चाहती है? सुशीला नौकरी इस करके करना चाहती है, एक तो उसके पति को कोई काम नहीं मिल रहा, वह LLB करके वकालत शुरू की थी लेकिन वो वकालत सफल नहीं हो पाई। दूसरा, उन्हें टीबी का तपेदिक की बीमारी है जिस कारण वह कमजोर होता जा रहा है। तो इसीलिए सुशीला नौकरी करना चाहती है, घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहती है और धीरे धीरे वह अपने गहने बेचकर अपने पति मोहन का इलाज भी करवाती है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका आभार।